Hi everyone, welcome back to the channel Legalese. My name is Aarti and in this video we are continuing with part 2 of BSA which consists of chapter number 2 that is relevancy of facts from section 3 to 50. So section 9 तक हमने already complete कर लिए हैं. इस वीडियो में हम 3 सेक्शन से डील करेंगे, सेक्शन 10, 11 एंड 12. सो सेक्शन 10 स्टार्ट करने से पहले हम उन सेक्शंस को रिवाइज करेंगे जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब सेक्शन 9 तक. सो पार्ट 1 जो है वो प्रिलिमिनरी है जिसमें 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2. सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट की बात करते हैं. शॉर्ट टाइटल है द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और एप्लीकेशन का मतलब है किन चीजों पे अप्लाई करता है बीएसए. सो किन पे अप्लाई करते हैं, ये सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई करते हैं इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल. और किन चीजों पे अप्लाई नहीं करते हैं, तो एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं करते हैं और प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर पे अप्लाई नहीं करता है. और कमेंसमेंट डेट है 1 जुलाई 2024. और सेक्शन नंबर 2 जो है वो डेफिनेशन से डील करता है. डेफिनेशन में ए क्लोज में आता है कोर्ट, बी में आता है कंक्लूसिव प्रूफ, सी में है डिसप्रूव्ड, डी में है डॉक्यूमेंट, ई में है एविडेंस, एफ में है फैक्ट, जी में है फैक्ट इन इशू, एच में है मे प्रोज्यूम, आई में है नॉट प्रूव्ड, जे में है प्रूव्ड, के में है रेलेवेंट, एल में है शैल प्रोज्यूम. तो जैसे मैंने ये डेफिनेशंस आपको जल्दी जल्दी बोल के बता दी, अगर आपको भी इसी तरह से डेफिनेशंस याद करनी है कि कौन से क्लोज में कौन सी डेफिनेशन है, तो आप फर्स्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं. मैंने ट्रिक्स बताई है कि किस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इसको, तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगी. सो सेक्शन नंबर 3 से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 2 और सेक्शन 3 टू 50 तक. और सेक्शन नंबर 3 जो है वो ये बताता है कि किन फैक्ट्स के एविडेंस हम कोर्ट में दे सकते हैं. सो फैक्ट इन इशू के दे सकते हैं या फिर रेलेवेंट फैक्ट्स के दे सकते हैं. और जो सेक्शन नंबर 4 है वो डील करता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे से, जिसका मतलब है फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट. तो जो फैक्ट्स एक सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हैं वो सभी रेलेवेंट होंगे. और सेक्शन नंबर 5 को हमने एक वर्ड से याद किया था, स्कोप वर्ड से. 5 नंबर सेक्शन है और उस वर्ड में 5 ही लेटर्स हैं. स्कोप, एस से स्टेट ऑफ थिंग, सी से कोर्स, ओ से ओकेजन, पी से अपॉर्चुनिटी, ई से इफेक्ट. तो ये 5 नंबर सेक्शन हो गया. 6th सेक्शन में हमने 3 चीजें याद रखी थी पीसीएम से, मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट. कंडक्ट कैसा होगा, प्रीवियस भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट भी हो सकता है. फिर आता है सेक्शन नंबर 7. सेक्शन 7 को हमने एक वर्ड से याद किया था, सर टायर. सर टायर 7 नंबर ही सेक्शन है और वर्ड में 7 ही अल्फाबेट्स हैं, सर टायर. एस से आएगा सपोर्टिंग फैक्ट्स, आई से आएगा इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स, आर से आएगा रिबिटिंग फैक्ट्स, टी से आएगा टाइम एंड प्लेस, आई से आएगा आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और एनी पर्सन, आर से आएगा रिलेशन ऑफ द पार्टीज, ई से आएगा एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स. तो ऐसे ही आपको सेक्शन नंबर 7 याद हो जाएगा. इसमें जो हमने आइडेंटिटी वाला पॉइंट पढ़ा था उसके साथ में हमने टीआईपी का कंसेप्ट पढ़ा था. टीआईपी मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम्स में आता भी है तो आप याद रखना है इसको. फिर आता है सेक्शन नंबर 8. सेक्शन 8 में हमने देखा था कि अगर किसी कॉन्स्पिरेसी के दौरान कोई कॉन्स्पिरेटर अपने कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में कुछ बोलता है, कुछ लिखता है या कोई एक्ट करता है, तो वो सभी चीजें क्या होंगी, रेलेवेंट होंगी. और सेक्शन नंबर 9 जो है वो उन फैक्ट्स की बात करता है जो वैसे तो रेलेवेंट नहीं है लेकिन वो अपनी इनकंसिस्टेंसी के कारण रेलेवेंट हो जाते हैं. मतलब कि सेक्शन नंबर 9 जो है वो रेजिडरी सेक्शन है. इसमें हमने 2 चीजें पढ़ी थी. फर्स्ट सब सेक्शन जो है वो इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स की बात करता है, किससे इनकंसिस्टेंट है वो फैक्ट्स, फैक्ट इन इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से. और सेकंड सब सेक्शन में हमने पढ़ा था कि वो सभी फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल बनाते हैं या हाईली इम्प्रोबेबल बनाते हैं, तो वो सभी फैक्ट्स भी रेलेवेंट होंगे. इसमें हमने फर्स्ट सब सेक्शन में एक प्ली ऑफ एलिबाई का कंसेप्ट पढ़ा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें हमने दृश्यम मूवी का एग्जाम्पल लेके इसको याद किया था. सो अगर आपने नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो. और इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 10. सो पहले देखेंगे सेक्शन 10, 11 और 12 में क्या दे रखे हैं, फिर उसके बाद हम सेक्शन 10 से स्टार्ट करेंगे. सो सेक्शन नंबर 10 में हमें दे रखा है कि फैक्ट्स टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट इन सूट्स ऑफ डैमेजेस. तो जहां भी जिस भी सूट में डैमेजेस की बात हो रही है
तो जो फैक्ट्स कोर्ट की हेल्प कर रहे हैं डैमेजेस की अमाउंट को एसरटेन करने में, वो सभी फैक्ट्स क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे। और सेक्शन नंबर 11 हमें क्या बताते हैं, जहां पे राइट या कस्टम का क्वेश्चन आ रहा है वहां पे वो सभी ट्रांजैक्शन और पर्टिकुलर इंस्टांस जो है वो रेलेवेंट हो जाएंगे, जिसमें वो क्रिएट किया गया, मॉडिफाई किया गया या फिर असर्ट किया गया, करा गया या फिर डिपार्ट फ्रॉम किया गया, तो वो सभी चीजें क्या होंगी, रेलेवेंट हो जाएंगी। हम आगे पढ़ेंगे इस अच्छे से। सेक्शन नंबर 12 जो है वो स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी या फिर बॉडीली फीलिंग की बात करते हैं। तो सेक्शन नंबर 10 किसकी बात करते हैं, डैमेजेस की अमाउंट को एसरटेन करने के लिए जो फैक्ट्स हेल्प करते हैं कोर्ट की, वो सभी रेलेवेंट होंगे। सेक्शन नंबर 11 जो है वो राइट और कस्टम के बारे में है। देन सेक्शन नंबर 12 जो है वो स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग की बात करते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 10 से। सो सेक्शन नंबर 10 में ये लिखा गया है, इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड, जिन सूट्स में डैमेजेस क्लेम किए गए हैं, एनी फैक्ट है मतलब कोई भी फैक्ट विच विल एनेबल द कोर्ट, जो कोर्ट को एनेबल कर रहा है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, तो वो सभी फैक्ट्स क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे। कौन से फैक्ट्स, एनी फैक्ट जो कोर्ट की हेल्प कर रहे हैं किस चीज में, डैमेजेस की अमाउंट को एसरटेन करने में या डैमेजेस को डिटरमाइन करने में। अगर इसका हम एग्जांपल लें तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट हम जो लॉ ऑफ टोर्ट्स में पढ़ते थे वो इसमें हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी पे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आ गई, ठीक है, फिर उसके बाद अब कोर्ट को डैमेजेस डिसाइड करने हैं कि उस कंपनी को कितने डैमेजेस देने हैं। तो उसके डैमेजेस जो है वो उसकी फाइनेंशियल एलिमेंट पे डिपेंड कर सकते हैं। हो सकता है कि एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, दोनों ने सेम चीज ही किया है, सेम चीज के लिए वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी उन पे आई है, इम्पोज की गई है। जो ए है वो स्टेट लेवल की कंपनी है, जो बी है वो सेंटर लेवल मतलब वो नेशनल लेवल पे काम कर रही है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। तो डैमेजेस जो है वो जो स्टेट लेवल पे काम कर रही है जो कंपनी, उसमें थोड़े से कम लगाए जाएंगे, और जो पूरे इंडिया में काम कर रही है उस पर डैमेजेस थोड़े से ज्यादा लगाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके फाइनेंशियल एलिमेंट्स को ध्यान रखते हुए उन पे डैमेजेस इम्पोज किए जाएंगे। और सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं डेफेमेशन का। डेफेमेशन, अब मान लीजिए कि किसी ने अमिताभ बच्चन, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसे किसी को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन का किसी ने डेफेमेशन कर दिया या फिर मेरा डेफेमेशन कर दिया। अब मैं भी कोर्ट में गई, अमिताभ बच्चन भी कोर्ट में गया, तो कोर्ट जो अमाउंट अमिताभ बच्चन को दे रहा है डैमेजेस के तौर पे, क्या वही सेम अमाउंट मुझे मिलेगी? नहीं मिलेगी। मुझे कम अमाउंट मिलेगी, अमिताभ बच्चन को ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। तो यही बताते हैं सेक्शन नंबर 10। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 11। सो सेक्शन नंबर 11 हमें ये बताता है कि जब भी कोई राइट या कस्टम जो है क्वेश्चन में आता है तब कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। सो पहले हम ये देखेंगे कि राइट क्या होता है और कस्टम क्या होता है, फिर उसके बाद हम सेक्शन पे आएंगे कि सेक्शन में क्या लिखा है। सो राइट वो इंटरेस्ट है जो लॉ के द्वारा ही प्रोवाइड करवाया गया है और लॉ उसे प्रोटेक्ट भी करता है। तो इसे हम ये बोल सकते हैं कि लीगली रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। और वहीं पे कस्टम की बात करें तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कस्टमरी मैरिजेस का। तो जैसे कि मान लीजिए हिंदुइज्म में अलग तरीके होते हैं शादी के, अलग रिवाज होते हैं शादी के। वहीं पे अगर सिखिज्म की बात करें तो वहां पे अलग तरीके हैं शादी के, अलग रीति रिवाज हैं। वहीं पे अगर हम जैनिज्म की बात करें वहां पे अलग तरीके हैं, अलग रीति रिवाज है शादी के। तो मतलब कि कस्टम्स के हिसाब से मैरिजेस जो होते हैं उनको कस्टमरी मैरिजेस बोले जाते हैं। सो हैबिचुअल कोर्स ऑफ कंडक्ट विच इज बैक्ड बाय लॉ। तो जो हैबिचुअल कोर्स है मतलब कस्टम्स वो हैं जो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं और कंटिन्यूस हैं, उनमें कोई भी ऐसे नहीं है कि एक पीढ़ी ने वो यूज किए कस्टम्स, वो अपनाए, फिर उसके बाद उनकी जो अगली पीढ़ी है उन्होंने नहीं अपनाए, फिर तीसरी चौथी पीढ़ी आके फिर उन्हें अपना रही है। तो ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस होने चाहिए, चलते आने चाहिए, वो ही होते हैं कस्टम्स। सो हैबिचुअल कोर्स ऑफ कंडक्ट है जो कि लॉ के द्वारा बैक किया गया है। इसमें हम एक और एग्जांपल लेंगे जो इसके अगेंस्ट है। अब मान लीजिए कि सती प्रथा का एक सिस्टम था जिसमें क्या था, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ भी क्या थी, खुद को मार देती थी।
तो इसे सती प्रथा बोला जाता था। तो ये क्या अभी इस टाइम पे कस्टम में बैक्ड बाय लॉ होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये अब सुसाइड में चला जाएगा और ये एक तरह का ऑफेंस भी हो जाएगा। तो ये कस्टम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो लॉ के द्वारा बैक नहीं किया गया है। तो इसमें वो सभी चीजें आएंगी जो लॉ ने रिकॉग्नाइज की है, लॉ ने बैक किया है जिनको। सो अब हम देखते हैं कि राइट्स और कस्टम्स जब क्वेश्चन में है तो कौन से फैक्ट्स हम रेलेवेंट मानेंगे। तो सभी ट्रांजैक्शंस जिसमें उन राइट्स को या कस्टम्स को क्रिएट किया गया या क्लेम किया गया, मॉडिफाई किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, एसर्ट और डिनाई किया गया, या फिर इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनके वो भी लेके आ सकते हैं। और वहीं पे पर्टिकुलर इंस्टांस, ये तो हो गया ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब कोई डीड हो सकती है, कोई अग्रीमेंट हो सकता है, ये सब चीजें ट्रांजैक्शन में आ जाएंगी। वहीं पे अगर पर्टिकुलर इंस्टांस की बात करें तो क्या टाइम था, क्या मौका था, वो सब क्या आ जाएंगी? पर्टिकुलर इंस्टांस में आ जाएंगी। इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड, रिकॉग्नाइज्ड, एक्सरसाइज्ड, in which its exercise was disputed, asserted और departed from। तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? इसमें रेलेवेंट हो जाएंगी। इसमें आपको मेनली याद रखना है सभी ट्रांजैक्शंस जिसमें वो राइट या कस्टम है, रिकॉग्नाइज किया गया है, क्रिएट किया गया है, क्लेम किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, असर्ट या डिनाई किया गया है, या फिर उनके कोई इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सभी क्या होंगे? रेलेवेंट होंगे। और दूसरी चीज क्या होगी? वो सभी पर्टिकुलर इंस्टांसेस जिनमें वो कस्टम्स या फिर राइट्स जो है क्लेम किए गए हैं, रिकॉग्नाइज किए गए हैं, एक्सरसाइज किए गए हैं, या फिर उनकी एक्सरसाइज डिस्प्यूट में आई है, ये असर्ट किए गए हैं, डिपार्ट फ्रॉम किए गए हैं, तो वो सभी क्या होंगे? रेलेवेंट होंगे। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे इलिस्ट्रेशन। सो इलिस्ट्रेशन में आया, द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज अ राइट ऑफ फिशरी। क्या ए का राइट है फिशरी पे? अ डीड, यहाँ पे डीड वर्ड आया है। ये डीड एक तरह का ट्रांजेक्शन है। अ डीड कन्फरिंग द फिशरी ऑन एज एंसेस्टर्स, ये क्या हो गया? एक तरह का ट्रांजेक्शन है जो बता रहा है कि हाँ राइट था ए का फिशरी पे। क्यों? क्योंकि एज के इंसेस्टर के ऊपर वो डीड थी कि उनको राइट है उस पे। फिर आया अ मॉर्टगेज ऑफ द फिशरी बाय एज फादर की, एज के फादर ने उसे मॉर्टगेज पे दिया। सब्सिक्वेंट ग्रांट, सब्सिक्वेंट मतलब मॉर्टगेज के बाद उन्होंने सब्सिक्वेंट ग्रांट किया किसका? फिशरी का, इनरिकॉन्सिएबल विद मॉर्टगेज, मॉर्टगेज के अगेंस्ट जाके। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा पर्टिकुलर इंस्टांस इन विच, यहाँ पे मॉर्टगेज क्या है? ट्रांजैक्शन आ गया। यहाँ पे मॉर्टगेज, यहाँ पे ग्रांट क्या आ गया? ट्रांजैक्शन आ गया। यहाँ पे पर्टिकुलर इंस्टांस आ गया फोर्थ पॉइंट में। सो पर्टिकुलर इंस्टांसेस इन विच एज फादर एक्सरसाइज द राइट, ये भी हो गया एक। फिर आया इन विच द एक्सरसाइज ऑफ द राइट वो स्टॉप्ड बाय एज नेबर, जहाँ पे ए की नेबर ने उसे स्टॉप किया, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया? पर्टिकुलर इंस्टांस हो गया। तो ये सभी चीजें क्या है? रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि कौन कि ए का राइट है या नहीं है, ये नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं कि ए का राइट है या नहीं है। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए जो चीजें रेलेवेंट होंगी वो सब ये हैं कि ये सब चीजें रेलेवेंट हो सकती हैं ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ए का राइट है फिशरी पे या नहीं। तो ये सब चीजें रेलेवेंट होंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 12। सो सेक्शन नंबर 12 जो है वो दो चीजों की बात करता है, स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है, जिसमें सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आ जाते हैं। हमने डेफिनेशन में फैक्ट की डेफिनेशन देखी थी, उसमें हमने दो चीजों में उसे डिवाइड किया था, फिजिकल फैक्ट्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। तो जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है वो ही स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे। और वहीं पे अगर स्टेट ऑफ बॉडी की बात करें या बॉडीली फीलिंग की बात करें तो ये सब चीजें फिजिकल फैक्ट्स हो जाते हैं। तो अब हम इसे देखते हैं कि इसमें क्या दिया। तो इसमें दिया है व्हेन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग इज इन इश्यू और रेलेवेंट। जहां भी स्टेट ऑफ माइंड की क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? जैसे कि इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, इल विल, गुड विल, ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी? स्टेट ऑफ माइंड में। मतलब साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आ जाएंगे इसमें सारे। तो जहां पे भी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो है वो फैक्ट्स इन इशू है या फिर रेलेवेंट फैक्ट है,
या फिर स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग जो है वो इन इशू है या फिर रेलेवेंट फैक्ट है। तो वो सभी फैक्ट्स, एनी फैक्ट्स जो क्या शो कर रहे हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग की एग्जिस्टेंस को शो कर रहे हैं, वो सब क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे। तो इस पूरी चीज में आपको एक ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग की बात की जा रही है, जिनके लिए रेलेवेंट फैक्ट्स यहाँ पे निकाले जा रहे हैं, वो या तो इन इशू है या फिर रेलेवेंट फैक्ट है। तभी इन सब चीजों को क्या माना जाएगा, रेलेवेंट माना जाएगा। और इसमें ये चीज है, स्टेट ऑफ माइंड शुड बी टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन। जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पर्टिकुलर पर्सन की तरफ ही होना चाहिए। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए ने बी को मार दिया। अब ये प्रूफ करना है कि क्या ए का इंटेंशन था बी को मारने का। तो यहाँ पे इंटेंशन देखना है, मतलब स्टेट ऑफ माइंड देखनी है ए की कि क्या ए का इंटेंशन था बी को मारने का। तो अब मान लीजिए ए का इंटेंशन था सी को मारने का और बी गलती से मर गया। तो यहाँ पे क्या अब सी को मारने का इंटेंशन बी के लिए रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है? तो नहीं हो सकता। मतलब कि जो उसका इंटेंशन है वो बी की तरफ ही होना चाहिए। समझे? आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पर्टिकुलर पर्सन के टुवर्ड्स ही होना चाहिए। और सेकेंड चीज इसमें लिखी है, द स्टेट ऑफ माइंड हैज टू बी प्रूव्ड इन रेफरेंस टू पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। मतलब एक तो पर्टिकुलर पर्सन की तरफ होना चाहिए या फिर पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। और थर्ड चीज इसमें भी है, वेयर इन अ ट्रायल प्रीवियस कमीशन इज रेलेवेंट देन प्रीवियस कन्विक्शन ऑल्सो बी रेलेवेंट। जहाँ पे प्रीवियस कमीशन को रेलेवेंट माना गया है, वहां पे प्रीवियस कन्विक्शन को भी रेलेवेंट माना जाएगा। इसे हम इलिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बता दूं कि ये उस एक्सप्लेनेशन का एग्जाम्पल है। सो फर्स्ट चीज ये देखी कि स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग जिसकी बात की जा रही है, वो या तो इशू में होना चाहिए या रेलेवेंट फैक्ट होना चाहिए। तभी उसके लिए फैक्ट्स, रेलेवेंट फैक्ट्स शो किए जाएंगे उसकी एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है। और जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पर्टिकुलर पर्सन के टूवर्ड्स होने चाहिए। और वही स्टेट ऑफ माइंड जो है वो पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन के रेफरेंस में ही होना चाहिए। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, ए ने बी को मारा और क्या उसका इंटेंशन उसी को मारने का था, उसी पर्टिकुलर पर्सन को मारने का था। तो अब मान लीजिए ए का इंटेंशन था कि वो बी को इंजरी कोज करे, लेकिन उसका मर्डर करने का इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन रेफरेंस टू पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। यहाँ पे ए का इंटेंशन तो था, लेकिन किस चीज का, क्या उसका इंटेंशन जो मैटर क्वेश्चन में आ रहा है, मतलब कि ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं, मर्डर के लिए इंटेंशन की बात हो रही है। तो ए का इंटेंशन था बी को इंजरी कोज करना और हो गया उसका मर्डर। तो यहाँ पे क्या वो सेम मैटर आया जो क्वेश्चन में था? तो नहीं, यहाँ पे जो मैटर है वो चेंज हो गया है। तो यही यहाँ पे बताया। और थर्ड पॉइंट में ये बताया कि प्रीवियस कन्विक्शन जहाँ पे रेलेवेंट मानी गई है, वहां पे प्रीवियस कन्विक्शन भी रेलेवेंट माना जाएगा। सो नेक्स्ट हम इलिस्ट्रेशन से डील करेंगे। सो इलिस्ट्रेशन ए में हमें दिया है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। यहाँ पे ए पे एक्यूजेशन लग रही है कि उसने स्टोलन गुड्स रिसीव किए हैं ये जानते हुए कि वो गुड्स स्टोलन है। यहाँ पे ए की नॉलेज पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या उसे नॉलेज थी कि वो गुड्स स्टोलन है या नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया स्टेट ऑफ माइंड। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड क्या हुआ, फैक्ट इन इशू हुआ। तो हमने देखा था सेक्शन में लिखा हुआ कि स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग जो है वो या तो इन इशू होना चाहिए या रेलेवेंट होना चाहिए। तभी दूसरे फैक्ट्स रेलेवेंट माने जाएंगे जो उन्हें उनकी एग्जिस्टेंस को शो कर रहे हैं। इट इज प्रूव्ड दैट ही वाज इन पोजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल। ये तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि वो उस आर्टिकल के पोजेशन में तो है, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ नॉलेज पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या स्टेट ऑफ माइंड था उसका। The fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant। तो ये फैक्ट कि उस टाइम पे उसके पास और भी बहुत सारे स्टोलन आर्टिकल्स थे, तो ये चीज रेलेवेंट मानी जाएगी उसकी नॉलेज के अगेंस्ट। एज टेंडिंग टू शो, क्या शो कर रहा है ये फैक्ट, दैट ही न्यू, उसकी नॉलेज को शो कर रहा है, दैट ही न्यू ईच एंड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ विच ही वाज इन पोजेशन टू बी स्टोलन। कि उसे पता था कि सभी आर्टिकल्स जो उसके पोजेशन में है वो सभी स्टोलन है। तो ये हुआ फर्स्ट इलिस्ट्रेशन। इसमें स्टेट ऑफ माइंड की बात की गई है।
अब इलिस्ट्रेशन नंबर बी है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन अ काउंटरफिट करेंसी। यहाँ पे ए पे एक्यूजेशन है कि उसने फ्रॉडुलेंटली डिलीवर किया है दूसरे पर्सन को काउंटरफिट करेंसी, which at the time when he delivered it he knew to be counterfeit। यहाँ पे फिर नॉलेज जो है वो क्वेश्चन में आ गई कि क्या उसे नॉलेज थी कि जो वो ट्रांसफर कर रहा है, जो वो डिलीवर कर रहा है, वो काउंटरफिट करेंसी है। क्या उसे नॉलेज थी, मतलब यहाँ पे भी स्टेट ऑफ माइंड पे क्वेश्चन आ गया। तो स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पे इन इशू में आ गया। The fact that at the time of its delivery A was possessed of a number of other pieces of counterfeit currency is relevant। तो उस टाइम पे उसके पास और भी बहुत सारी काउंटरफिट करेंसी थी, तो ये फैक्ट रेलेवेंट माना जाएगा। The fact that A had been previously convicted of delivering to another person as genuine a counterfeit currency, knowing it to be counterfeit is relevant। तो इसी सेम ऑफेंस के लिए वो पहले भी कन्विक्ट हो चुका है, प्रीवियसली कन्विक्टेड, कि उसे नॉलेज होते हुए भी उसने काउंटरफिट करेंसी को डिलीवर किया था। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे पार्ट प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आ जाएगा। तो इलिस्ट्रेशन ए एंड बी आपको समझ आ गई होगी। सी आप खुद पढ़ लेना, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट हम इलिस्ट्रेशन नंबर के। सो इलिस्ट्रेशन के से पहले मैंने जो भी इलिस्ट्रेशन छोड़ी हैं वो बहुत ही इजी हैं, आप उसको एक बार पढ़ लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में डील कर लूंगी या फिर आपको कमेंट सेक्शन में ही आंसर कर दूंगी उसका। इजी है, आपको समझ आ जाएगी। इसकी बहुत सारी इलिस्ट्रेशन थी, इसलिए मैंने बीच बीच में से जो ज्यादा आपको कंसेप्ट समझाने के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने उठाई है यहाँ पे। तो हम इलिस्ट्रेशन के देखते हैं। The question is whether A has been guilty of cruelty towards B, his wife। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि A ने क्या अपनी बीवी B के साथ क्रुएलिटी की है या नहीं की है। तो क्रुएलिटी का क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग टुवर्ड्स ईच अदर शॉर्टली बिफोर और आफ्टर द एलिज्ड क्रुएलिटी आर रिलेवेंट फैक्ट। तो उनके एक्सप्रेशन मतलब स्टेट ऑफ बॉडी आ गया यहाँ पे कि वो क्या हाव भाव था उनका उस टाइम पे, मतलब क्रुएलिटी से पहले और क्रुएलिटी के बाद उनका क्या हाव भाव था, क्या एक्सप्रेशंस थे, ये रेलेवेंट माने जाएंगे। उनकी फीलिंग्स क्या थी एक दूसरे की तरफ, यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड आ गया। तो ये दोनों चीजें क्या आ गई, रेलेवेंट फैक्ट्स आ गई। अब इलिस्ट्रेशन एल है। द क्वेश्चन इज वेदर एज डेथ वाज कॉज्ड बाय पॉइजन, कि क्या ए की मृत्यु पॉइजन से हुई है या नहीं, ये चीज क्वेश्चन में आई है। स्टेटमेंट्स मेड बाय ए ड्यूरिंग हिज इलनेस एज टू हिज सिम्पटम्स आर रेलेवेंट फैक्ट्स। तो ए ने बोला कि मुझे घुटन महसूस हो रही है या उसके मुंह से झाग निकलना, ये सब जो सिम्टम्स हैं ये पॉइजन के ही है। तो ये सब सिम्टम्स हुए बॉडीली फीलिंग या स्टेट ऑफ बॉडी के, तो ये यहाँ पे रेलेवेंट माने जाएंगे। ये हुआ बॉडीली फीलिंग का एग्जांपल। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है एम। द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एज हेल्थ। ए की हेल्थ क्या थी एट द टाइम व्हेन एन इंश्योरेंस ऑफ हिज लाइफ वाज अफेक्टेड। तो ये क्वेश्चन आया कि ए के हेल्थ का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ए की हेल्थ उस टाइम क्या थी, मतलब स्टेट ऑफ बॉडी का क्वेश्चन आया यहाँ पे। फैक्ट इन इशू क्या है, स्टेट ऑफ बॉडी का फैक्ट इन इशू आया यहाँ पे। स्टेटमेंट मेड बाय ए एज टू द स्टेट ऑफ हिज हेल्थ। ए के द्वारा दी गई स्टेटमेंट की उसकी हेल्थ के बारे में एट और नियर द टाइम इन क्वेश्चन आर रेलेवेंट फैक्ट्स। तो जो भी ए ने बोला, अपनी स्टेटमेंट दी अपनी हेल्थ के बारे में, वो सब चीजें क्या होंगी, रेलेवेंट मानी जाएंगी। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है ओ। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड। कि क्या इंटेंशनली उसने बी की हत्या की है, बी को इंटेंशनली शूट किया है उसने या नहीं, ये क्वेश्चन आया है। इसके लिए उसे ट्राई किया जा रहा है। द फैक्ट दैट ए ऑन अदर ओकेजन शॉट एट बी इज रेलेवेंट, कि उसने पहले भी बी पे शूट किया है, ये चीज रेलेवेंट मानी जाएगी। कि वो ये तो डिफेंस नहीं ले सकता कि एक्सीडेंटली मैंने मुझसे गोली चल गई, मैं तो कहीं और चलाना चाह रहा था, गलती से बी पे लग गई। तो अगर ये चीज कोर्ट के सामने आ जाती है कि पहले भी सेम इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है बी के साथ, पहले भी ए ने ऐसी चीज कर रखी है, तो ये चीज रेलेवेंट मानी जाएगी कि पहले इसने ट्राई किया था, बी को गोली लगते लगते बची, लेकिन उस टाइम बी बच गया था और इस टाइम बी को मार दिया गया,
शूटिंग के द्वारा। तो अब यहाँ पे ये चीज रेलेवेंट मानी जाएगी क्या, कि उसने पहले भी बी पे गोली चला रखी है। द फैक्ट दैट ए ऑन अदर ओकेजन शॉट एट बी इज रेलेवेंट एज शोइंग हिज इंटेंशन। तो यहाँ पे ए का इंटेंशन शो हो रहा है, तो यहाँ पे फैक्ट इन इशू में क्या चीज आ रही थी, स्टेट ऑफ माइंड फैक्ट इन इशू में आ रहा था। आगे लिखा है द फैक्ट दैट ए वाज इन द हैबिट ऑफ शूटिंग एट पीपल विद इंटेंट टू मर्डर देम इज इररिलेवेंट। यहाँ पे क्या चीज इररिलेवेंट होगी, कि वो तो ऐसे ही किसी ना किसी पे शूट करता रहता था, वो तो पागल था, वो तो किसी को भी मारता रहता था। ये सब चीजें क्या होगी, इररिलेवेंट होगी, कि उसने किसी को बोला होगा कि मैं तो, कोई भी मेरे सामने आ जाए मैं तो उसे उड़ा दूं। ये सब चीजें क्या होगी, इररिलेवेंट होगी, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था कि जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए होना चाहिए और पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के लिए होना चाहिए। तो ये हमने देखा था, तो ये उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। पी इलस्ट्रेशन में लिखा है ए स्ट्राइड फॉर अ क्राइम, द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग एन इंटेंशन टू कमिट दैट पर्टिकुलर क्राइम इज रेलेवेंट, कि उसने उसके बारे में कुछ बोला था, उसकी मेरा इंटेंशन है, कि जिस चीज में उसका इंटेंशन शो हो रहा है वो रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। The fact that he said something indicating a general disposition to commit crimes of that class is irrelevant. उसने जनरली अगर कुछ बोला है तो वो irrelevant होगा, लेकिन उसने उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बोला है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात की गई है, तो वो चीज रेलेवेंट मानी जाएगी। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि वो बोल रहा है कि मैं तो, कोई मेरी गाड़ी के सामने है मैं तो सबको उड़ाता जाऊंगा, मैं तो इतनी स्पीड से चलाता हूँ गाड़ी। तो ये क्या हुआ, जनरल चीज हुई। एक उसने स्टेटमेंट दी कि बी मेरे सामने तो आ जाए मैं तो उसे गाड़ी से उड़ा ही दूंगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में आपको फर्क समझ में आया, कि वो दूसरी स्टेटमेंट में पर्टिकुलर पर्सन के टूवर्ड्स स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं, बी मेरे सामने आ गया मैं तो उसे उड़ा ही दूंगा। एक वो बोल रहा है मैं तो इतनी स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ कि कोई भी मेरे सामने है मैं तो उसे उड़ा ही दूंगा। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस आपको इस इलिस्ट्रेशन में पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारे तीनों सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। सेक्शन 12 की इलस्ट्रेशन जो रह गए हैं वो आप खुद पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसे डील कर लूंगी। और अब यहाँ पे एक समरी ले लेते हैं, 10, 11, 12 में हमने क्या पढ़ा है। सेक्शन 10 में हमने पढ़ा है कि वो सभी फैक्ट्स जो कोर्ट की हेल्प कर रहे हैं डैमेजेस की अमाउंट को एसरटेन करने में, वो सभी फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। और सेक्शन नंबर 11 में राइट्स एंड कस्टम की बात की गई है। यहाँ पे फर्स्ट हमने पढ़ा था एनी ट्रांजैक्शन और दूसरा हमने पढ़ा था पर्टिकुलर इंस्टांस। तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, रेलेवेंट होंगी। और फिर सेक्शन नंबर 12 में हमने पढ़ा स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। यहाँ पे इन चीजों को रेलेवेंट तब माना जाएगा जब स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग जो है वो या तो फैक्ट इन इशू है या रेलेवेंट फैक्ट है। तब कोई फैक्ट अगर उनकी एग्जिस्टेंस शो कर रहा है तो उन्हें रेलेवेंट माना जाएगा। यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड के लिए बोला गया कि वो पर्टिकुलर पर्सन के टूवर्ड्स होनी चाहिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के लिए ही होनी चाहिए। और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में हमें दिया कि अगर प्रीवियस कमीशन को रेलेवेंट माना जा रहा है तो प्रीवियस कन्विक्शन को भी रेलेवेंट माना जाएगा। तो यहाँ तक हमारे सेक्शन 12 तक कंप्लीट हो गया है। आपको सेक्शन 12 तक अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो लोग भी पीडीएफ मांग रहे थे नोट्स का, तो वो पीडीएफ अब मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ले लेना, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड फॉर मोर वीडियोस स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। आगे ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम एडमिशन से स्टार्ट कर देंगे। और नेक्स्ट वीक से शायद माइनर लॉज भी हम साथ ही साथ डील करेंगे, माइनर लॉज की क्लासेस भी आना शुरू हो जाएंगी। सो स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। थैंक यू।